नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेज पर। मैं प्रशांत कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे 1 जुलाई 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित करंट अफेयर्स की आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक है गगनयान। हाल ही में 29 जून 2020 को केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री ने यह बताया कि भारत का जो पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान है, उसका प्रक्षेपण कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित नहीं होगा। इस गगनयान अभियान की, जो कि भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियान है, इसकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ष 2018 के अंदर की गई थी और इस मिशन के अंदर लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसको वर्ष 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान को 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर स्थापित किया जाएगा, जहां पर 3 से 7 क्रू मेंबर्स अंतरिक्ष के अंदर लगभग 1 हफ्ते का समय बिताएंगे। अब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के बारे में। तो केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री ने बताया कि जो इसरो की गतिविधियों में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र अर्थात इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर नामक एक नियामक संस्था की स्थापना की जाएगी। यह नियामक संस्था निजी कंपनियों को एक समान अवसर प्रदान करने के लिए और उनमें भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मदद करेगी, अर्थात अंतरिक्ष की जो प्रौद्योगिकी है उसमें निजी कंपनियों को भी अब शामिल किया जाएगा। अगला टॉपिक है मिशन सागर। मिशन सागर, जिसके अंतर्गत दक्षिण हिंद महासागर के अंदर तैनात किया गया भारतीय नौसेना का एक जहाज जिसका नाम INS केसरी है, वह 55 दिनों के बाद में केरल के कोच्चि तट पर पहुंच गया है। INS केसरी एक विशेष कोविड राहत मिशन, कोविड रिलीफ मिशन के लिए तैनात किया गया था और इस मिशन के अंतर्गत जो मालदीव का जो माले, इसके अलावा मॉरिशस का पोर्ट लुइस, मेडागास्कर का एंटसिराना, कोमोरोस आइलैंड्स का मोरोनी और सेशेल्स का पोर्ट विक्टोरिया, इन सभी स्थानों पर 580 टन खाद्य सहायता और आवश्यक मेडिकल वस्तुएं इसके माध्यम से भेजी गई थी। अब हम बात करते हैं INS केसरी के बारे में। तो यह भारतीय नौसेना का एक शार्दुल श्रेणी का एक टैंक लैंडिंग जहाज़ है और वर्ष 2009 के अंदर INS केसरी को विशाखापट्टनम के पूर्वी नौसेना कमान से पोर्ट ब्लेयर में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह अभियान भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, इसके अलावा विदेश मंत्रालय और अन्य एजेंसियों के साथ नज़दीकी समन्वय के साथ शुरू किया गया था। ध्यान देने की बात है कि यह जो मिशन है वह प्रधानमंत्री की सागर परियोजना, जिसका पूरा नाम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पहल के अनुरूप है, जो भारत के द्वारा उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के महत्व को रेखांकित करता है और मौजूदा संबंधों को और अधिक मजबूत करता है। अगला टॉपिक है भारत के अगले अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कर दी गई है। 29 जून 2020 को भारत के राष्ट्रपति ने भारत के लिए अटॉर्नी जनरल वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल को फिर से नियुक्त किया गया है, अर्थात इससे पहले भी के वेणुगोपाल ही इस पद पर कार्यरत थे। उनका जो वर्तमान कार्यकाल है वह 30 जून 2020 को समाप्त हो रहा है और अब उनके कार्यकाल को अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 30 जून 2017 को के वेणुगोपाल को भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने मुकुल रोहतगी के का जो स्थान है वह लिया था। अब हम इनके बारे में बात करते हैं, के वेणुगोपाल के बारे में। तो इन्हें भारत सरकार के द्वारा दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण और तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्रदान किया गया है। वर्ष 2002 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जबकि 2015 के अंदर उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और जिस समय भूटान के संविधान का मसौदा तैयार किया गया था, उस समय उन्होंने भूटान की जो शाही सरकार के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य भी किया था। अब हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी के बारे में। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ सलाह के आधार पर भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत भारत के अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। महान्यायवादी का जो कार्यकाल है वह राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है, अर्थात वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा तय किए गए वेतन भत्ते प्राप्त करते हैं।
इनका जो कार्य है मुख्य रूप से भारत सरकार के लिए कानूनी सलाह देना है और इसके अलावा वे जो संसद की कार्यवाही है, संसद के जो सदन है उनकी कार्यवाही में इन्हें भाग लेने का अधिकार है और उसके अंदर ये अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। इसके अलावा हम एक फैक्ट के बारे में बात कर लें कि जो 1950 से 1963 तक के समय के लिए भारत के पहले अटॉर्नी जनरल के रूप में MC सीतलवाड़ ने कार्य किया था। अगला टॉपिक है स्वदेशी रूप से विकसित कोवैक्सीन को मानव नैदानिक परीक्षणों के लिए DGCI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अनुमति दे दी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI ने कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के लिए मानव नैदानिक परीक्षणों को मंजूरी दे दी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से कोवैक्सीन को हैदराबाद स्थित वैक्सीन एंड बायो थेरेप्यूटिक्स निर्माता भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया है। इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के अंदर SARS CoV-2 के स्ट्रेन को भारत बायोटेक में स्थानांतरित होने से पहले ही अलग किया था। कोवैक्सीन मानव नैदानिक परीक्षण के लिए अनुमोदित होने वाली पहली स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन है। इस वैक्सीन के पूर्व नैदानिक अध्ययन के परिणामों के आधार पर अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके प्री क्लिनिकल ट्रायल के दौरान वैक्सीन ने सुरक्षा और प्रभावी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का प्रदर्शन भी किया है। इसी के साथ वैक्सीन को भारत बायोटेक की जो बायोसेफ्टी लेवल 3 की उच्च नियंत्रण सुविधा के अंदर विकसित किया गया है। मानव परीक्षण जुलाई के महीने में चरणबद्ध तरीके से शुरू होने की उम्मीद है। भारत बायोटेक ने पिछले दशकों में कई टीके विकसित किए हैं, जैसे कि पोलियो, रेबीज, चिकनगुनिया, रोटा वायरस, जीका वायरस, इस तरह के कई वायरसेज के लिए उन्होंने टीके विकसित किए हैं। पिछले महीने भारत सरकार ने घोषणा की है कि कोविड-19 वायरस के लिए एक वैक्सीन तैयार करने के लिए 30 भारतीय कंपनियां कार्य कर रही हैं। अगला टॉपिक है सांस्कृतिक सद्भाव मंडप। 29 जून 2020 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का शिलान्यास किया। ये सांस्कृतिक सद्भाव मंडप प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 92 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस सांस्कृतिक सद्भाव मंडप में कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग, विभिन्न आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां, कोचिंग, कोविड-19 जैसी आपदा में लोगों को राहत देने की व्यवस्था और खेलकूद की गतिविधियां आयोजित की जा सकेंगी। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के बारे में। तो अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक सशक्तिकरण और रोजगार उन्मुख कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जिसे मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम MSDP कहा जाता था, इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के रूप में इसका पुनर्गठन किया गया है, जिसके उद्देश्यों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, लड़कियों के लिए हॉस्टल्स, ITI कौशल विकास केंद्र, इस तरह की बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 80% संसाधनों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास से संबंधित परियोजनाओं आदि के लिए रखा गया है और इसके तहत करीब 33 से 40% संसाधन विशेष तौर पर महिला केंद्रित परियोजनाओं को आवंटित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2008-9 के अंदर लॉन्च किया गया था। अगला टॉपिक है प्लेसेबो। इसके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में भी चर्चा की थी डिटेल से और आज फिर से हम इसको चर्चा में ले रहे हैं। तो प्लेसेबो एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि दवाओं से मिलता जुलता है, लेकिन उसके अंदर कोई एक्टिव ड्रग यानी सक्रिय दवा नहीं होती है, अर्थात ये दवा की प्रतिकृति कह सकते हैं इन्हें, और ये दवाएं नहीं होती हैं। ये वास्तव में दवा की तरह ही दिखती है, लेकिन ये निष्क्रिय पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं जिसे स्टार्च या चीनी कहते हैं, इन्हीं से मिलकर के बनी होती है।
यह कभी कभी किसी रोगी के अंदर जो प्लेसिबो है उसके कारण सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। जैसे कि हम बात करें कि रोगी के लक्षण के अंदर सुधार हो सकता है या रोगी में उपचार से होने वाले दुष्प्रभाव भी दिखाई दे सकते हैं। अर्थात प्लेसिबो जो वास्तव में कोई दवा नहीं है, यह केवल एक मनोवैज्ञानिक आधार पर कार्य करती है जो मरीज को इस बात का एहसास कराती है कि उसने जो दवा है वो ले ली है और उससे के जो पॉजिटिव जो साइंस जो होते हैं, जो सकारात्मक संकेत उसके मस्तिष्क में जाते हैं, जिसके आधार पर उसे बीमारी से मुक्ति मिलने में सहायता मिलती है। इन प्रतिक्रियाओं को ही प्लेसिबो प्रभाव के रूप में जाना जाता है, यानी प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है इन्हें। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें प्लेसिबो सकारात्मक परिणाम उत्पन्न कर सकता है, जबकि व्यक्ति को यह पता भी नहीं होता है कि वह वास्तविक दवा के स्थान पर एक प्लेसिबो ले रहा है। अर्थात ये एक जिसे हम दवा की प्रतिकृति कह सकते हैं, जिसके अंदर दवा के कोई अंश नहीं पाए जाते हैं। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि प्लेसिबो मानव की विभिन्न स्थितियों जैसे कि डिप्रेशन, दर्द, नींद या नींद संबंधी कोई विकार हों, आंतों की संवेदनशील बीमारियां हों, मेनोपॉज हो, इस आदि पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अगला टॉपिक है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। मई 2020 के महीने के लिए 8 प्रमुख उद्योगों को जो इंडेक्स है उस पर 30 जून 2020 को ये इंडेक्स जारी किया गया है। इस सूचकांक में आर्थिक मामलों के कार्यालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के जो अधीन कार्य करने वाला कार्यालय है उसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है। इस औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अंदर शामिल कुल वस्तुओं में से 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में कुल 40.27% जो वेटेज है वो शामिल है। ये जो 8 प्रमुख उद्योग हैं उनकी बात करें तो ये इनमें से है कोयला, इसके अलावा कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइज़र्स, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 उद्योग हैं जो कि इन IIP की जो इंडेक्स है इसके अंदर 40% से अधिक कवरेज करते हैं। अब इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी वृद्धि दर -37% से मई 2020 में -23.4% हो गई थी। नकारात्मक वृद्धि दर अप्रैल और मई के महीनों के अंदर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के प्रभावों के कारण हुई है और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल जो आइटम है उनका 40% हिस्सा ECI का है। 2020 के अंदर जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी विकास दर की बात करें तो जनवरी के अंदर ये विकास दर +2.2% रही। इसके बाद में फरवरी में यह +6.4% रही। मार्च में इसमें नकारात्मकता ये और ऋणात्मक होकर के -9.0% पर स्थिर हो गई। इसके बाद में अप्रैल में इसमें और अधिक गिरावट हुई और यह -37% दर्ज की गई और मई के अंदर इसमें कुछ सुधार हुआ और यह 23.6% के आंकड़े के साथ में रिकॉर्ड की गई। अब ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें केवल एक ही सेक्टर ऐसा था जो कि फर्टिलाइज़र सेक्टर यानी उर्वरक उद्योग था, जो कि मई 2019 की तुलना में मई 2020 के महीने के अंदर वृद्धि दर में वृद्धि दर्ज करने के अंदर सक्षम रहा। अर्थात इसमें पॉजिटिव वृद्धि रही है और वह 2019 की तुलना में मई 2020 के अंदर इसमें वृद्धि हुई है। बाकी जो 7 सेक्टर हैं उनके अंदर गिरावट ही देखी गई है और मई 2019 की तुलना में स्टील इंडस्ट्रीज़ ने 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बीच सबसे अधिक यानी 48.4% की गिरावट दर्ज की है। तो इसी के साथ में हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट होती है और अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में गुजरात सरकार ने राज्य में 12,247 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी MSMEs के लिए तथा बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए किस ऑनलाइन नगद सहायता पहल की शुरुआत की है? आप अपना जवाब वीडियो को पॉज करके ढूंढ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है इस पहल का नाम है @1 क्लिक। इस इनिशिएटिव को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें 12,247 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए ऑनलाइन नगद सहायता पहल यह रखी गई है। गुजरात सरकार के द्वारा MSME जो हैं और इसके अलावा जो बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं जिनके अंदर वस्त्र उद्योग को भी शामिल किया गया है, इन सभी के लिए 1369 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की जाएगी और इस पहल की जो शुरुआत है वह 12,247 MSME के बैंक खातों के अंदर सीधे 768 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करके की गई थी। और इसके अलावा जो बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं
उनमें वस्तु उद्योग, जिनमें वस्तु उद्योग को भी शामिल किया गया है, उसे 601 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इस टॉपिक से संबंधित और अधिक डिटेल्स के लिए आप हमारी कल की क्लास को देख सकते हैं, जिसमें आपको इस टॉपिक के साथ अन्य कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। अब बारी है आपके लिए प्रश्न की। तो आपका प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार ने वर्ष 2022 तक कितने घर देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? आप अपने जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के दे सकते हैं। साथ ही आप इस वीडियो से संबंधित, इस क्लास से संबंधित कोई भी आपकी समस्याएं हैं, आपके सुझाव, फीडबैक्स, इन्हें भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।